कोटक सिक्योरिटीज के आनंद बैनर्जी, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और INP एडवाइजरी के भूपेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत भाविक आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, कच्चे तेल की चाल में उबाल, और ये उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंसर्न तो है, आप कैसे देख रहे हैं क्रूड के फंडामेंटल्स को, और क्या यहां से ये तेजी इसी तरह इंटैक्ट रहेगी या फिर ये ओवर हीटेड मार्केट है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवर हीटेड मार्केट तो मैं नहीं बोल सकता कच्चे तेल में, और मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि देखिए यूएस और ईरान के बीच में जो टॉकिंग पॉइंट्स उसमें अभी भी कोई कॉमन है नहीं। अभी भी न्यूज आ रही है कि ट्रंप ने जो ईरान का प्रपोजल है वो शायद ना ही बोला है, तो ओवरऑल यहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं दिख रही है। और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है तब तक हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो डिलीवरेबल है वो कम हो रही है। और अगर यही 10 दिन भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो हम लास्ट 10 इयर्स में जो वर्ल्ड की क्रूड की इन्वेंट्री है वो लाइफ टाइम लो पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन है वो कम है। और ओवरऑल ये जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तब तक हमें लग रहा है कि कच्चे तेल में कोई करेक्शन नहीं आ सकता है। तो ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि $98 के ऊपर अगर WTI जाएगा तो 102 103 तक भी देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो कमजोरी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बातचीत ओपन नहीं हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं हो रहा, तब तक कच्चे तेल में जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो चलिए, ये सेंटिमेंट्स इस वक्त कच्चे तेल की चाल पर इन पर्टिकुलर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। भाविक जी, यूएस ईरान अनिश्चितता, क्या सप्लाई शॉक का खतरा अभी यहां से और ज्यादा बढ़ता दिखेगा? और अगर हाँ, तो फिर एनर्जी पैक में, इन पर्टिकुलर नेचुरल गैस में जो लगातार गिरावट का ट्रेंड है, क्या ये कमजोरी इसी तरह जारी भी रहेगी? देखिए, यूएस का नेचुरल गैस है उसमें मुझे लग रहा है अभी भी कमजोरी जारी रहेगी। देखिए, 18 मंथ्स के लो से हमने कल थोड़ी रिकवरी देखी, बट अभी भी अगर वहां पे इन्वेंट्रीज देखे तो इन्वेंट्रीज काफी बढ़ रही है। टेम्परेचर्स देखे तो काफी माइल्ड है, तो वहां पे नहीं लग रहा है कि नेचुरल गैस में कोई तेजी देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ भी हमने कल देखा कि एक शॉर्ट कवरिंग जरूर से है, बट सस्टेनेबल रैली है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकती है। इनफैक्ट यूरोपियन गैस की भी बात करें तो भी 44.18 पे नीचे आ गया है, जब कि इंडियन डोमेस्टिक अपने देखे तो 10.76 MMBTU है अप्रैल में, जो पहले 7 था। तो डेफिनेटली यूरोप और इंडिया के नेचुरल गैस के प्राइस बढ़े, बट यूएस के नेचुरल गैस के प्राइस है वो अभी भी 18 महीने के लो पे है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है MCX में भी आई थिंक जब तक 275 280 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक मुझे नहीं लग रहा है नेचुरल गैस में कोई तेजी देखने को मिल सकती है। यस, डेफिनेटली अभी फिलहाल इतना करेक्शन हुआ है तो यहाँ से थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट मेन मुझे लग रहा है 276 के ऊपर अगर नेचुरल गैस सस्टेन करेगा तो ये हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो चलिए, नेचुरल गैस पर ही एक टिक फिलहाल भाविक जी की तरफ से हमें मिला है। आ जाते हैं बेस मेटल की चाल पर। कल तक बेस मेटल में ज्यादा क्लैरिटी थी, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि आज मजबूती नहीं है, लेकिन कुछ तमाम बेस मेटल में आज तेजी का ट्रेंड है और मिला जुला कामकाज बाकी मेटल्स में नजर आ रहा है। बेस मेटल की चाल पर भाविक, शुरुआत आपसे करते हैं। मिला जुला कामकाज है, क्या यहां से अनिश्चितता के संकेत नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि एटलीस्ट एनर्जी पैक और प्रेशियस मेटल्स के मुकाबले बेस मेटल थोड़ी क्लैरिटी दे रहे हैं। यस, और अभी लग रहा है कि शायद थोड़े साइडवेज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉपर में हमने देखा कि जब से चाइना ने भी सल्फ्यूरिक एसिड का जो उसके ऊपर बैन लगाया तो हमने तेजी देखी। दूसरी तरफ हम देखें तो ये भी था कि जो नाइजीरिया में और जाम्बिया में जो माइनिंग जो है उसके ऊपर भी अभी फिलहाल 2 महीने के लिए शायद बंद हो सकता है। जो कॉपर में आई थिंक आगे जाके थोड़ी और स्कैसिटी बन सकती है, जिसके साथ 1220 से 1300 तक के हमने लेवल जो है वो तेजी देखेंगे। बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। चाइना की जहाँ से भी जो अभी अपकमिंग हॉलीडेज है उसके पहले भी थोड़ा हमने पिकअप देखा, तो अभी यहाँ से लग रहा है कि शायद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी और तेजी आ सकती है जब तक ये स्ट्रेट ऑफ ओपन नहीं होता तब तक। तो उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा नीचे आ सकता है। ओवरऑल कॉपर में अभी भी 1280 के करीब मिलता है, तो मैं बोलूंगा कि बाय करके चल सकते हैं 1305 के टारगेट के लिए 1270 के स्टॉप लॉस से। और आई थिंक 1270 के नीचे नहीं जाता है तब तक बाय एंड डिप्स
स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। एल्यूमिनियम में भी अभी अगर हम देखें तो जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है, हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है इतनी तेजी देखने के बाद, बट अगेन 370 के करीब अगर आता है तो एक अच्छा जोन है जहां पे 380 के टारगेट के लिए पोजिशनली बाय कर सकते हैं 365 के स्टॉप लॉस से। तो ओवरऑल सारे बेस मेटल स्पेक में एल्यूमिनियम और कॉपर अभी भी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो चलिए, ये ट्रेक फिलहाल आपको बेस मेटल की चाल पर मिलता हुआ दिख रहा है। और अब बात कुछ एग्री रिलेटेड स्पेसेस की। बासमती एक्सपोर्ट पर एक बड़ा संकट गहराता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल तनाव का सीधा असर अब भारत के एक्सपोर्टर्स पर पड़ रहा है। शिपिंग चार्जेस में बेतहाशा उछाल हैं, जहां वॉर रिस्क चार्ज $800 से बढ़कर $6,000 प्रति कंटेनर तक पहुंच चुका है। ये बड़ा उछाल कहा जाएगा कि और कुल लॉजिस्टिक्स लागत अब कार्गो वैल्यू के 60 से 70% तक पहुंच चुकी है। आरोप है कि शिपिंग कंपनियां बिना नोटिस चार्जेस बढ़ा रही हैं और कार्गो डाइवर्जन से लागत और बढ़ती दिख रही है लगातार। और इसके अलावा अगर आप देखें, छोटे एक्सपोर्टर्स सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और अब बासमती राइस फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम ने सरकार से तत्काल प्रभाव से इस पे हस्तक्षेप करने के लिए मांग की है। इन तमाम पर हमारे एक्सपर्ट भाविक से उनके टेक समझते हैं। भाविक, सबसे पहले तो ये जो पूरा पिक्चर है इस पर आपकी टेक, आपके नजरिया में समझना चाहूंगी। शिपिंग चार्जेस में इतना बड़ा उछाल, इस संकट से कैसे निपटा जाए? देखिए, अभी तो डिफिकल्ट है क्योंकि यस, अगर हम पहले देखें तो कंटेनर कॉस्ट जो थे $1200 से $1800 थे, अभी वो बढ़ के हो गए 3500 to 6000। और नियरली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कंडला और मुंद्रा में 4 लाख मेट्रिक टन का जो बासमती राइस है वो स्टक अभी हो गया है इंडियन पोर्ट्स में। और फोर्स मेजर भी काफी शिपिंग्स कर रही है क्योंकि वो डिलीवरी ऑब्लिगेशन है वो नहीं कर रही है, और स्टोरेज चार्जेस भी एक्सपोर्टर्स के ऊपर दे रही है। और फिर दूसरा अगर हम देखें तो डाइवर्जन भी आ रहा है कि जहाँ पे जो यूएई और कोलंबो के पोर्ट से वहां पे शिपिंग नहीं जा रही, तो अभी के लिए फिलहाल। और दूसरा ये भी है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट हमारा मिडिल ईस्ट का है वो भी क्लोज हो चुका है ये शिपिंग डिस्ट्रप्शन की वजह से, ये वॉर की वजह से। तो ओवरऑल अभी के लिए लग रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स है वो काफी फंस चुके हैं, उनके माल पोर्ट पे उठ गए और जो शिपिंग के चार्जेस है वो डबल हो चुके हैं। ओवरऑल यहाँ से लग रहा है कि जो लास्ट ईयर बासमती के हमने एक्सपोर्ट की जो रिकॉर्ड वॉल्यूम देखे थे, आई थिंक अभी के अगर यही सिनारियो रहेगा तो शायद लगेगा कि लास्ट ईयर से 50% जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। ओके, और इनफैक्ट यहां से आगे फिर सिचुएशन की अगर बात की जाए, भाविक, बासमती एक्सपोर्ट की ग्लोबल प्रतिस्पर्धा इस लागत बढ़ोतरी से क्या खतरे में आती हुई दिखेगी? मिडिल ईस्ट संकट, क्या ये सप्लाई चेन का स्ट्रक्चरल रिस्क अब बनता जा रहा है? जी जरूर। देखिए, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिकली भी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आई थिंक वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हमें अकेले हमारे एक्सपोर्टर्स को ही तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है जैसे थाईलैंड में है, अगर पाकिस्तान में, सभी जगह भी अभी ये शिपिंग जो डिस्ट्रप्शन हुई है उसकी वजह से अभी के लिए फिलहाल जो मार्केट है बासमती का वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो रहा है। तो उसकी वजह से एटलीस्ट ये जरूर से होगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा और डोमेस्टिकली प्राइस जो है वो कम होगी। बट एक्सपोर्टर के लिए इसके लिए डेफिनेटली नेगेटिव होगा, उसके लिए उनके लिए प्राइसेस कम होगी। बट जो रिटेल कंजम्पशन है उनके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट में इतना कर नहीं पाएंगे, जो एडिशनल जो है वो हम कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो प्राइसेस है बासमती की वो कम होगी आगे जाके। एब्सोल्युटली, तो ये टेक बनते हुए इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो शिपिंग और कॉस्ट प्रेशर है, भाविक, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वॉर रिस्क चार्ज जो है $800 से सीधा $6,000, क्या ये जायज है या ओवर प्राइसिंग हो रही है? और कार्गो वैल्यू का 60 to 70% लॉजिस्टिक्स लागत, क्या इस लेवल पर एक्सपोर्ट वायबल रह भी सकता है? देखिए, इस प्राइस पे तो वायबल नहीं है। और
अभी ये प्रॉब्लम है कि शिपिंग चार्जेस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंश्योरेंस चार्ज भी बहुत बढ़ा रहा है, और ये जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट है तब तक कोई भी शिपिंग कंपनी है वो ये कॉन्फ्लिक्ट में वहां से पास होना नहीं चाहती है। इसलिए ये प्राइसेस पे अभी जो भी एक्सपोर्टर्स है आई थिंक उनको अगर करना है लास्ट रिसोर्ट है तो ही वो लोग ये पे करके अपने शिपिंग चला रहे हैं। बाकी सारे हम जैसे हम देखा है कि जो पोर्ट्स पे है वहां पे माल स्टक ही हुआ है क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं मिलती अगर आप शिपिंग भी करते हो तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इसकी वजह से एक्सपोर्ट की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट की जो वॉल्यूम है वो कम होंगे, बहुत कम होंगे, और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होती है या ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कम होती है तो हम देखेंगे कि शिपिंग चार्जेस है वो वापस से नीचे आएंगे और एक्सपोर्ट ओपन होंगे। बट जब तक ये शिपिंग चार्जेस हाई है तब तक आप एक्सपेक्ट कीजिए कि एक्सपोर्ट के जो वॉल्यूम है वो बहुत कम रहेंगे। एब्सोल्युटली, आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय, टेक और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, मुनाफे की मंडी को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।